है आपका शो में। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक कल के नतीजों का ओवरव्यू लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं पॉलिसीज के ऊपर आना चाहूंगी। किस तरीके के रहे नतीजे? क्या आपने अनुमान लगाया था ये, या फिर अनुमान के बिल्कुल विपरीत ये नतीजे आए हैं? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ पर्सनली मेरे से और ज़्यादातर लोगों से नतीजे जैसा उनका अनुमान था उससे विपरीत ही रहे हैं। आई थिंक पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि बीजेपी एज ए पार्टी विल गेट एब्सोल्यूट क्लियर मेजोरिटी और एनडीए विल गेट से लार्जर पार्ट, तो वैसा नहीं हुआ है। तो उसका हमने इम्पैक्ट मार्केट पे भी देखा है। जो एग्जिट पोल आए थे मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था इसी एक्सपेक्टेशन में कि देयर विल बी ए क्लियर एंड लार्जर मेजोरिटी, जिसके चलते जो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या जितना रिफॉर्म्स होने हैं वो उसी स्पीड से कंटिन्यू करेंगे। और जो रिजल्ट आए हैं उसका मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि नाउ जो फाइनेंशियल रिफॉर्म होने हैं उसमें बीच में कुछ स्लो स्पीड हो सकती है, कुछ रिफॉर्म्स स्लो हो सकते हैं, जिसके कारण से नेचुरली मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है। हैविंग सेड दैट, अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखेंगे जिस टाइप से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती हैं, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप। तो जो हम डिसीजन ले चुके हैं और बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कि सेबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। तो जो लार्जर इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, दे आर डन बाय द रेगुलेटर्स। तो मेरे ख्याल से वो काम एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट होगी तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो दैट वे ऑन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक द स्टॉक मार्केट और द इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म गुड। जी, ठीक है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया और सर ने भी बताया कि जो नतीजे रहे हैं वो कल अनुमान से विपरीत रहे हैं और जिसकी वजह से मार्केट उसे डाइजेस्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे करके हम मान के चल सकते हैं कि वो डाइजेशन भी हो जाएगा और वापस से हमें जो लेवल्स पहले देखने को मिले थे वो बाजार से में वापस से देखने को मिले थे। ठीक है सर, ये तो हो गए नतीजे। और लेकिन अब बात करी जाए पिछले 10 साल की। पिछले 10 साल में बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बात हुई है और बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ भी हुई है। लेकिन उसमें सबसे एक मेजर सेक्टर सामने बन के जो आता है वो आता है फिनेंशियल सेक्टर, जो एक हमारे ग्रोथ स्टोरी को एक मजबूती देता है, उसको एक नीचे से एक सपोर्ट देता है। किस तरीके का रहा है? अभी हम बात करें ना तो 10 साल की, अगर हम बात करें शुरुआत से पिछले 75 साल की बात करें, किस तरीके का फिनेंशियल सेक्टर रहा है? और इन कंपैरिजन 75 साल के कंपैरिजन में पिछले 10 साल में ऐसे कौन से बड़े रिफॉर्म्स हैं जिसने भारत को एक मजबूती दी है और इंडियन ग्रोथ स्टोरी को इंटैक्ट रखा है? सबसे पहले हम लास्ट 75 ईयर्स की बात करते हैं ब्रॉडर टर्म्स में। बहुत ज्यादा इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जिसमें वन वेरी मेजर इवेंट वाज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद में वी सा द सेकंड फेज, जब नेशनलाइज बैंक को ग्रेजुअली प्राइवेट किया गया। बहुत सारे नेशनलाइज बैंक के इश्यूज आए हैं, आईपीओ आए हैं और वो थोड़ा गवर्नमेंट होल्डिंग उनमें कम हुई है। तो इन ए वे we have seen that one major change in the banking sector. Second change happen in the NBFC sector, जहां पर कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका जो रेगुलेशन है पिछले 10 साल में खासतौर पे काफी टाइट हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एफर्ट ये रहा है कि जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनको ग्रेजुअली इस तरीके से चेंज किया जाए दैट दे बिकम एट पार विद बैंक्स विद रेफरेंस टू रिस्क मैनेजमेंट, इनकम रिकॉग्निशन, एनपीए प्रोविजनिंग एटसेट्रा। एक और चेंज 75 इयर्स के हिसाब से देखेंगे तो सेबी हुआ, कि सेबी का फॉर्मेशन हुआ। फिजिकल शेयर से डीमैट शेयर्स हमने देखने को मिले और सेबी ने बहुत सारे डायनामिक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए, आई विल से, मार्केट की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए। तो सेबी ने मान लो डीमैट करा है, सेबी ने डिस्क्लोजर नॉर्म्स इंप्रूव करे हैं। जो हमारा सेटलमेंट पीरियड है वो T+2, T+1 अब T+0 होने जा रहा है। सेबी ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। तो अभी जो भी लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनको रेगुलेट किया है, उनके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सो दैट वर्क इज राइट। बहुत रिसेंटली हमने एक चेंज देखा कि जो फिनफ्लुएंसर्स हैं उनको कंट्रोल करने के ऊपर स्टेप लिए हैं, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, उनको कोई मिसगाइड ना करे।
तो लार्जर सेक्टर में हमने देखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और सेबी से बहुत ही स्टेप्स लिए गए हैं इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल बोरोवर्स को, या ताकि उनको कोई मिसगाइड ना करे, उनके हक ज़्यादा बेटर हो। ओम्बड्समैन की स्थापना करी गई है। आरबीआई का बहुत इनफैक्ट आरबीआई और सेबी दोनों का मार्केट अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं जिसमें वो जनता को बता रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स काफी इंप्रूव हुए हैं। अब आते हैं पिछले 10 साल में, तो ये जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, और जो मैंने पहले कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ये जो रिफॉर्म इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स लेते हैं, दे विल कंटिन्यू। वन मेजर थिंग विच वी हैव सीन इन लास्ट 10 years इज द इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक सेक्टर, जहां पे कि बहुत सारे पेमेंट गेटवेज, पेमेंट गेटवे कंपनीज, पेमेंट एग्रीगेटर्स, अकाउंट एग्रीगेटर, इस टाइप के जो नए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए हैं वो बहुत काम आ रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट हैज काइंड ऑफ ग्रोन लाइक एनीथिंग। आई थिंक वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड जहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई हैं। पीपल आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स फॉर अक्रॉस फॉर ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स, 10 रुपए से लेके और मे बी लाखों रुपए तक। इंडिया स्टैक का डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे यू कैन एक्सेस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव क्रेडिट। अगर हम स्टॉक मार्केट और क्रेडिट मार्केट के कॉम्बिनेशन में देखें तो जो जैम है, JAM, जन धन, आधार और मोबाइल, इन सबको जो लिंक किया गया है, इससे इंफॉर्मेशन रेगुलेटर्स को जल्दी और अच्छे से मिलती है। स्टॉक मार्केट में जैसे एक बहुत माइनर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि द कस्टमर इज गेटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सचेंजेस, फ्रॉम डीपी कि आपके अकाउंट में ये होल्डिंग है। और अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट 2 साल में जो चेंज हुआ कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स आर नॉट एबल टू कीप स्टॉक्स इन देयर पूल अकाउंट, दे हैव टू ट्रांसफर फंड्स टू द कस्टमर अकाउंट। ऐसे ही एक क्वार्टरली सेटलमेंट जो होना शुरू हुआ है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बोथ साइड्स, आई विल से आरबीआई एंड सेबी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जहां पे कस्टमर इज एबल टू गेट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द रेगुलेटर, वेदर एक्सचेंज और आरबीआई। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आई थिंक एक मेजर जो हमें चेंज देखने को मिला जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड की जो पार्टिसिपेशन है, अर्लियर इट वाज नंबर 1 लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, नाउ यू सी यूपी एज ए स्टेट बीइंग नंबर 2 एज फार एज द पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न। डीमैट अकाउंट इंक्रीज हुए सब्सटेंशियली। स्टॉक मार्केट एक मेजर चेंज हमने पिछले करीब 10 साल में देखा है कि पीपल हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू एडवाइजरी। सो जो पहले हम ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का रोल ज्यादा देखते थे, पीपल यूज्ड टू कॉल एंड गेट द ट्रेड डन, अभी वो ऑनलाइन ज्यादा हो गया। तो यू हैव सीन द राइज ऑफ कंपनीज लाइक जीरोधा और ग्रो। इसका दूसरा लिंक देखेंगे तो जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं ज्यादातर वो एडवाइजरी सर्विसेज कम प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके कारण से जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो सेक्टर ग्रो हुआ है बिकॉज पीपल आर रेडी टू लेट्स से पे ए फीस टू experts who are able to give them better decision making or better advice on the stocks or any kind of assets, whether equity, commodities, F&O, currencies, whatever. तो इस टाइप से बहुत आई थिंक अवेयरनेस काफी बढ़ी है पिछले 10 साल में, लार्जली बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। जी ठीक है, तो पॉइंटर्स में आपने हमें बता दिया है कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 10 साल में, उसके साथ ही साथ पिछले 75 सालों में किस किस तरीके की फाइनेंशियल सेक्टर में हमें चीजें देखने को मिली है। मूविंग फॉरवर्ड पिछले 10 साल की बात कर ली, लेकिन हम कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, इंडिया कितना ज्यादा इस बार ऑप्टिमिस्टिक था कि इस बार बहुमत से सरकार बनाई जाएगी और उसके बाद 3.0 में भी ऐसी चीजें जो हमने पिछले 10 साल में देखी है वो हमें कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलेगी। सर आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू, विदाउट एनी बायसनेस, कि अगर वापस से मोदी जी बहुमत से आते, बीजेपी की अकेली सीटों से आते, तो क्या ऐसे मेजर रिफॉर्म्स थे जो शायद से अभी भी होंगे, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट यस अगर वो बहुमत से आते तो वो डेफिनेटली 100 दिन के प्लान में तो जरूर शामिल होने वाले थे। आई थिंक यस, फॉर एनी गवर्नमेंट एंड अनबायस्ड व्यू, जब कोई गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं रहेगी एंड दे डिपेंड ऑन द पार्टनर्स, तो जो रिफॉर्म्स है उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। तो वन मेजर एरिया आई थिंक इज द PSU सेगमेंट, जहाँ पे
दे हैड प्लान्ड वेरी फास्ट एंड अग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन. मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी स्पीड कम होगी, बिकॉज अदर पार्टीज विल डेफिनेटली आस्क फॉर रीजंस and they may not be on the same page in terms of decision making. तो PS, and that is the impact you have seen yesterday कि PSU स्टॉक्स को काफी हिट लगा है. तो अब ऐसा लगेगा कि PSU का जो प्राइवेटाइजेशन है या जो उनको एक तरीके से फ्रीडम दी जानी चाहिए थी, वो शायद उस स्पीड से नहीं होगी जिस स्पीड से आप चाहते हैं. नंबर 2, हाउ वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी विल लुक टू इन्वेस्ट इन इंडिया नाउ, बिकॉज जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो ग्लोबल प्लेयर्स आर लिटिल मोर कॉन्शियस. तो हो सकता है वो फ्लो इनिशियली थोड़ा कम रहेगा अनलेस दे गेट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है, राइट. सो आई थिंक इनफ्लो मे बी आल्सो स्लाइटली स्लोअर देन व्हाट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड. सो दो ये मेजर इंपैक्ट हो सकते हैं जिसके कारण से इकोनॉमिक रिफॉर्म एटलीस्ट मे बी स्लाइटली स्लोअर. यस, जैसे कि पिछले 10 साल में हमने देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है, जो फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, फॉरेन कंपनीज भी हैं, उनका इंडिया के अंदर जो भरोसा है वो काफी ज्यादा बड़ा है. चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आए हैं और उन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट्स की बात की है और वो हुई भी है और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है. उसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड देखने को मिले, लेकिन ये सारी की सारी चीजें तभी क्लियर होंगी एक बार जब और भी ज्यादा थोड़ा हमें वेट एंड वॉच, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में बोल रहे हैं कि स्टॉक पिकिंग से पहले, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले हमें वेट एंड वॉच करना है. तो एक बार चीजें पॉलिटिकल टर्म्स में और भी क्लियर हो जाए तो उसके बाद डिसीजन बनाना ज्यादा सही होगा. लेकिन हाँ, ये चीज सही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अगर लॉन्गर जर्नी की बात करें तो शायद से ऐसा नहीं हमें दिखाई देगा, बट क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो इंटैक्ट ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर है वो इंटैक्ट है, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो एकदम इंटैक्ट है. तो ग्रोथ स्टोरी तो डेफिनेट है, बट इस पॉलिटिकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपने जो कनेक्शंस हैं, जो अपनी संबंध है बाहर के देशों से, ग्लोबल लीडर से, वो जिस तरीके से बनाए हैं, तो उसी भरोसे में उन्होंने इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट किया है. लेकिन लेट्स सी आने वाले टाइम पे हमें किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है. सर, ये तो सारी बात हो गई अच्छी कि क्या पिछले 10 सालों में अच्छा हुआ, पिछले 75 सालों में क्या अच्छा हुआ और आने वाले टाइम पे क्या अच्छा हो सकता है. अभी हुआ नहीं है, क्या हो सकता है, क्या हम अनुमान लगा रहे हैं. लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं हुई है और उनका रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है. देखिए, इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर हैं. सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो आई फील कि देयर विल बी लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स जहां तक जीएसटी का सवाल है, बिकॉज उसमें हर स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें बहुत जो दूसरी पार्टी हैं उनका भी काफी पार्टिसिपेशन रहता है. उन पार्टीज ने पहले काफी ऑब्जेक्शंस रेज करे हैं जीएसटी रेट से रिलेटेड, और इलेक्शन का भी एक ही मुद्दा रहा है कि जीएसटी रेट कितना होना चाहिए, किन चीजों पे एग्जेम्प्ट होना चाहिए, किन चीजों पे एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए. तो नाउ दैट विल बिकम फार मोर डिफिकल्ट. तो जीएसटी कलेक्शन रेट मे नॉट फॉल, बट मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप रिफॉर्म करने की बात सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है. नंबर 1. नंबर 2, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द फोकस मे बी ऑन मोर सब्सिडीज और सम काइंड ऑफ concessions, discounts to farming community, because that was another major political point जहाँ पे अगर एनडीए सरकार ने सोचा होगा कि वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे जो पिछली बार वो लाए थे और वो नहीं चल पाए, फेल हो गए थे. तो मुझे लग रहा है उन्होंने अगर ऐसा सोचा होगा कि हम इस बार ट्राई करेंगे और लेके आएंगे, तो अब वो शायद नहीं हो पाएगा. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें वो रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे विच माइट इम्पैक्ट एफएमसीजी सेक्टर. तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से हमें लग रहा है थोड़ा सा हिट आएगा. तीसरी बात ये है कि जो सहयोगी पार्टीज हैं उनके लोग अब मिनिस्ट्री में अगर होंगे, सपोज दे पार्टिसिपेट एक्टिवली, तो उनका व्यू पॉइंट माइट बी लिटिल डिफरेंट. सो उनको अलाइन करना उस सारे व्यू से इट मे बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो जिसके कारण से डिसीजन मेकिंग मे बी स्लो. तो हमें कुछ एरियाज में ऐसा लगेगा कि शायद उतने रिफॉर्म्स उस पेस पे नहीं हो पाएंगे इन दो सेक्टर्स में, खासतौर पे जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं विद रेफरेंस टू इंडिपेंडेंट डिसीजन बाय सेबी और आरबीआई, दे विल नॉट गेट इम्पैक्टेड. जैसे अभी एमपीसी मीटिंग आज आरबीआई की स्टार्ट हो रही है एंड डे आफ्टर टुमारो 7th को उनका डिसीजन आएगा. तो अगर हम ऐसे देखें तो द वे इकोनॉमी हैज ग्रोन, जीडीपी ग्रोथ आपने बहुत रोबस्ट हुई है इंडिया में,
तो वो जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब हमें लगेगा कि, मुझे लग रहा है कि इन 2 दिनों में आरबीआई का डिसीजन मोर और लेस नो चेंज का रहेगा। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज बाय आरबीआई इन द रेपो रेट। दे विल मेंटेन इट स्टेटस को एंड दे विल वेट फॉर मे बी अनदर क्वार्टर और सो। एक सोचेंगे कि 3 महीना वेट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कुछ कॉल लेंगे डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ इज वेरी वेरी गुड, तो उसके बेस पे लेंगे। और अब अगर आपका इस साल का बेस हायर हो गया ऑलरेडी, आप 7.88% से ग्रो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर बेस हायर है तो वो ग्रोथ में बी स्लाइटली स्लोअर आई थिंक। तो काफी सारा ऐसा फैक्टर्स रहेंगे जिसके कारण से जो हम कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक मार्केट में देख रहे थे वो अपवर्ड तो रहेगा, बट आई थिंक इट मे नॉट बी कंटिन्यूअस। वी विल सी अ लिटिल जिगजैग हैपनिंग ईच टाइम। जब भी कोई बिल का डिस्कशन होगा मान लीजिए पार्लियामेंट में, तो इट विल नॉट गेट पास वेरी स्मूथली, सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्कशन, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, एंड तब हो सकता है कुछ चीजें ना भी हो पाए मेरे ख्याल से। तो इस कारण से हमें थोड़ा सा कोशियस रहना पड़ेगा जब तक हम एक दो सेशन पार्लियामेंट के नहीं देख लेते हैं, जिसमें आइडिया लगेगा कि जो सहयोगी दल है वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट को, किन मुद्दों पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पर काफी कुछ आई थिंक डिपेंड रहेगा। बट अगर हम इसको 2 सेक्टर में डिवाइड करें जो मैं एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, वन इज रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा स्टॉक मार्केट। सो ये एक और सेक्टर इनफैक्ट इंश्योरेंस का भी है, आईआरडीए जो हैंडल करता है। अगर हम 3 सेक्टर को सेपरेटली देखें और एनालिस करें, आई थिंक आरबीआई ने पिछले 4 से 6 महीने में काफी नए सर्कुलर्स, गाइडलाइंस इश्यू करे हैं टू रेगुलेट द मार्केट। वो काफी आई विल से इंडिपेंडेंट हैं, और वो जो रिफॉर्म्स हैं फ्रॉम रेगुलेशन पर्सपेक्टिव दे विल कंटिन्यू। वन सिमिलरली स्टॉक मार्केट में मान लीजिए सेटलमेंट से रिलेटेड, डीमैट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च और एडवाइजरी रिलेटेड मैटर्स, उसमें आई थिंक कंटिन्यूसली ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहेंगे। और जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें भी मुझे लग रहा है कि जो रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है, मोर नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज विल कम। और आई थिंक आईआरडीए इज करंटली वर्किंग ऑन वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स की वो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको बढ़ा सकें। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है, तो वो जो रिफॉर्म आईआरडीए से होने वाले हैं आई थिंक दे विल कंटिन्यू। तो इन 3 एरियाज में स्पेशली जो हम बीएफएसआई सेक्टर बोलते हैं, दैट विल कंटिन्यू। जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा स्लाइटली वो हो सकता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है। बाकी ये इंडिपेंडेंट सेक्टर्स शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। राइट, ठीक है। तो इस बारे में जानकारी ले ली है कि सेक्टर स्पेसिफिक और आने वाले टाइम पे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी सर, जब हमारे देश में जीएसटी लागू हुई थी उसके बाद देश का एक तबका ऐसा है जो इससे खुश है, लेकिन एक तबका ऐसा है कि जो इससे नाखुश है। उनकी नाखुशी के भी बहुत सारे रीजंस हैं, और जो खुश है उनकी खुशी के भी बहुत सारे रीजन है। तो अभी हम खुशी की बात तो नहीं करेंगे कि उनके क्या रीजंस है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश है। लेकिन जो ना खुश है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो जीएसटी लागू हुई है वो हमारे देश के लिए, और हमारा देश सिर्फ देश नहीं है, वो हमारा देश हम लोगों से बना है, वो एक हर एक इंसान के लिए किस तरीके से जरूरी है और वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। कंचन जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड जीएसटी कोई नई चीज नहीं है। हम पहले वही जीएसटी डिफरेंट रूप में, डिफरेंट टैक्सेस के रूप में पे कर रहे थे। सेल्स टैक्स और वैट ये सब हमारे लग रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या, उन टैक्सेस को हटा के एक सेंट्रलाइज टैक्स कर दिया जीएसटी, राइट। अब वो उसके कारण से कुछ एरियाज में हमारा ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया है, कुछ एरियाज में शायद बढ़ भी गया है। और एक दो एरिया जैसे फ्यूल है, मान लीजिए पेट्रोल डीजल, उसके ऊपर वो अभी भी जीएसटी के अंडर कवर नहीं हो रहा है, राइट। तो देयर इज नो डिफरेंस एज ए कंज्यूमर। फर्क क्या हुआ कि अब वो सारी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, और विद ए फॉर्मूला दे आर एलोकेटिंग दैट अमाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और उन सब में स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो पार्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैं। तो कौन सा तबका खुश नहीं है? अगर हमें लग रहा है एज ए कंज्यूमर कि पहले एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे मेरा टैक्स कम लग रहा था और वो टैक्स अब ज्यादा लग रहा है, तो दैट इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि टैक्स आउटगो आपका बढ़ गया जो पहले आपको शायद फील नहीं होता था। नंबर 2, गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रेजुअली ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर लिया है। बहुत सारे एरियाज थे जो पहले कवर्ड नहीं थे, ग्रे एरिया थे या पता नहीं चल रहा था,
फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट ले लो तो फूड का बिल, सर्विसेज का बिल, तो बहुत सारी छोटी मोटी आइटम्स में पहले नहीं लग रहा था। द मोर इकोनॉमी इज बिकमिंग डिजिटल, और जो मान लीजिए कैश ट्रांजेक्शन कम होके और अगर आप मेन स्ट्रीम में आके काम कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट इनकम या ट्रांसपेरेंट सेल्स है, तो आपको वो जीएसटी रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जब आप जीएसटी के नंबर डिस्क्लोज करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस की, दिस मंथ 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन, तो व्हाट इंप्रेशन कस्टमर इज गेटिंग और कंज्यूमर इज गेटिंग, अरे यार जीएसटी ज्यादा लग रहा है ना, जीएसटी की रिकवरी ज्यादा हो रही है, जीएसटी का रेट ज्यादा है। जबकि इन माय पर्सनल व्यू वो जीएसटी कलेक्शन या जीएसटी अमाउंट इसलिए ज्यादा है कि मोर एंड मोर सर्विसेज आर गेटिंग कवर्ड अंडर जीएसटी। तो या मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाल के रिकवरी करी हुई है, वो ऐसी इनकम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो डिस्क्लोज नहीं थी, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो आई विल से ओवरऑल बेसिस आप देखेंगे तो रेट्स में कुछ स्पेसिफिक एरिया में रेट ऑफ जीएसटी हैज इंक्रीज्ड, और वो जो कलेक्शन ज्यादा हो रहा है दैट इज बिकॉज आवर ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग। इंडिया इज ए कंज्यूमर ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, जहां पे हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रही है, तो हर चीज की जब कंजम्पशन बढ़ रही है तो आपका खर्च बढ़ रहा है, जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, तो वो उसी हिसाब से इनकम टैक्स कलेक्शन या जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रही है। तो वी शुड लुक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट अर्लियर आई वाज पेइंग और व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टुडे आई एम पेइंग। मेरे ख्याल से उसमें कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या हम उसको सही तरीके से फाइनेंशियल टर्म्स में समझ पा रहे हैं। जी, इससे एक सवाल और आता है, ये सर मेरे सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जब व्यूअर्स को पता था कि आप आने वाले हैं तो ये सवाल पहले ही आ गए थे, तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। श्योर। अब जीएसटी की बात चल रही है कि एक तबका खुश है, एक तबका खुश नहीं है, ये सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली तो हमारा देश ग्रो कर रहा है, चाहे वो अलग अलग तरीके के फंड से कर रहा हो, हमारी स्पेंडिंग से कर रहा हो, ये सप्लाई डिमांड से कर रहा हो, हमारा जो भी कॉस्ट हम दे रहे हैं उससे कर रहा हो, लेकिन जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसमें हमें कोई भी इजाफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कोई छोटी कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही लार्जर स्केल का मुद्दा है कि हमारे खर्च तो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन तो डे बाय डे हम देख रहे हैं कि दूध पहले 2 रुपए महंगा मिला करता था, आज उस दूध के दाम बढ़ गए हैं और हमें हर एक किलो में 2 रुपए ज्यादा भरने पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का रेट तो बढ़ रहा है, बट अबाउट आवर सैलरी, वो पर कैपिटा इनकम तो हमारी बढ़ ही नहीं रही है। उस चीज को किस तरीके से हम देखें, और ये मुद्दा आपसे नहीं है, लेकिन ऐसा क्या रिफॉर्म सरकार को लेके आना चाहिए कि इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हो? ये एक एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मेरे ख्याल से यू हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस, बिकॉज जो आम जनता है उसका ये कंसर्न रहता है कि मेरी अर्निंग नहीं बढ़ रही है एंड आई एम हार्डली एबल टू मीट द इन्फ्लेशन। अगर हमारी इन्फ्लेशन 5 या 6% है, इनफैक्ट अगर आप सही मायने में देखेंगे तो इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है, राइट। तो ग्राउंड लेवल की इन्फ्लेशन जब हम डे टू डे में डील करते हैं, अगर कोई घर पे हेल्पर है या आपके ऑफिस का काम है, या जैसे आपने दूध का एग्जांपल दिया, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, चाहे आप सीपीआई देखेंगे या डब्ल्यूपीआई देखेंगे, उसका पार्ट है नहीं, तो दे डोंट रियली रिफ्लेक्ट यू द ट्रू इन्फ्लेशन। ये एकदम ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, विच इज ट्रू। नाउ हाउ डू यू बीट इट? तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो योर एनुअल इंक्रीमेंट इज जस्ट अराउंड द इन्फ्लेशन रेट। न्यूज में हम जितना भी पढ़ते हैं, लार्जर प्राइवेट सेक्टर ने आपको एवरेज इंक्रीमेंट दिया होगा 6 से 8%, और इन्फ्लेशन इज आल्सो इन द सेम रेंज। सो यू आर नॉट एबल टू मैच अप कि मेरी अर्निंग या इनकम इतनी ग्रो हो गई है कि आई एम एबल टू बीट द इन्फ्लेशन। So are the interest rates. If you are saving money and you are getting interest at the rate of say 6%, 6.5%, that interest is also in a way negative to meet the inflation, because if inflation is 8% in real terms and interest earning is 6%, so actually वो negative carry है. Now how do you beat it? It's very difficult for me to suggest how do you beat it, but I think the only way is look at avenues जहाँ पे आपका अर्निंग ग्रोथ कैन बी फास्टर। और एक सेक्टर जिसने इस एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, दैट इज ए स्टार्टअप सेक्टर। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्चुअली स्टार्ट हुए हैं, जहां पे कैपिटल इनफ्लो भी हुआ है,
they have created good amount of employment for people, but that is largely skewed towards skilled people. तो हर पर्सन को ये देखना पड़ेगा कि दे शुड नॉट कैन नॉट डिपेंड प्योरली ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वहां पर तो you cannot beat inflation rate. The annual increments, appraisals on in government, all kind of government is far lower than inflation. So somewhere you will have to get into this area जहाँ पे आप entrepreneurship try कर सकते हैं, जहाँ पे आप upcoming sectors में अपना skill create करिए, आप कुछ वो चीजें सीखिए जहाँ पे आप अपने नए स्किल के साथ में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली आई से दिस कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, हर साल आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, but whether that increment appraisal is just because you are senior and you are getting older or you are learning new things. So it is important to learn new things. अभी जितना भी हम डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, वो सब नई चीजें हैं सीखने के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू स्किल। नाउ हाउ कैन यू बीट एआई, कैन यू बीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग? आंसर में भी नो, बट मेरे ख्याल से ह्यूमन माइंड ऐसा है कि आप नई चीजें सीख के नए आइडियाज के साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करिए, सो दैट यू कैन नो अर्न समथिंग। सेकंड एस्पेक्ट इज दैट हाउ डू यू डू योर असेट एलोकेशन। नाउ ये थोड़ा एक जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की लग सकता है किसी को, बट वट एवर सेविंग यू हैव, टिपिकली 20 से 30% ऑफ योर अर्निंग शुड गेट इनटू सेविंग। हाउ आर यू पुटिंग योर सेविंग? सो अगर आपको स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, इफ यू हैव टू save some money, you have to invest and allocate your earnings in different areas. One area may be, जैसे लोग तो कंजर्वेटिव हैं तो FD या म्यूचुअल फंड्स, बट वन एरिया कैन बी स्टॉक्स और नो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स इन सच एरिया जहाँ पे रिस्क रिवार्ड स्लाइटली हायर है, बट दैट कैन help you to earn slightly better earnings. So you should look at कि can I get around 12 to 15%. Let's not be greedy कि मैं स्टॉक मार्केट में 4 गुना कर लूंगा पैसे, that is very risky. But if you are able to get 12 to 15% returns on a consistent basis, then you will be able to beat the inflation. तो ये एक तरीका है मेरे ख्याल से। इसके अलावा honestly speaking there is no rocket science कि कोई अपने बता देंगे और उसको बीट कर लेगा। उसकी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? पर कैपिटा इनकम will increase only by earning more, right? We are not able to control population, जहाँ पे हम बोलेंगे कि our population will reduce and GDP will grow, so will match. So GDP growth is happening, I think, which will take longer time to increase the per capita income, maybe another 15-20 years. By the time we become very large, maybe 10-15 trillion economy, that time your per capita income will definitely increase. जी ठीक है, तो ये समझ लिया है कि पर कैपिटा इनकम में हमें एक रेजोल्यूशन हमने समझा है बेसिकली कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एकदम से आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ उसको बीट हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, उसके ऊपर हमने बात कर ली है। सर एक मुद्दा इधर और आता है, let me add one point because वो important है and which people will feel now. Last करीब 3 से 4 महीने में crude prices have actually gone up globally. Okay. In India, the prices were not increased because of election and compulsions of government. मेरे ख्याल से they have idea that crude prices should be the fuel prices, मतलब diesel, petrol prices should be linked with the global crude prices, which will happen. So if that happens, you will also see crude oil prices going up in India. अगर वो होगा तो उसका direct impact हमें inflation पे भी देखने को मिलेगा। तो it is quite possible that in next few weeks itself, the moment that price is linked again, you will see price rise happening and that will impact entire economy, because उससे अगर आपका डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो ऑल द कंज्यूमेबल्स गुड्स उसका भी प्राइस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो यू माइट सी इन्फ्लेशन बीइंग लिटिल हायर इन नेक्स्ट मे बी 2 to 4 weeks. So be prepared for it in fact. ठीक है, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो हमने सर से जान लिया है कि इस तरीके के रिफॉर्म्स हमने पिछले 10 सालों में देखे हैं, क्या चीजें पिछले 75 सालों में हुई हैं। फिनेंशियल सेक्टर की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिया की हम बात कर रहे हैं जो इंटैक्ट है, और आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है कि इसमें और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिले। जो हमारा टारगेट है हम उसे 2027-28 तक होपफुली अचीव कर पाए, जो
इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जो चीजें जिसके ऊपर हमें भरोसा था वो भरोसा हमें हमारा कायम है, और इकोनॉमिकली चाहे सरकार किसी की भी आए लेकिन इकोनॉमिकली एज एन इंडियन भारत की तरफ से वो ग्रोथ जो है वो हमेशा कायम है। सर, फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात आती है कि अगर हम पिछले 75 सालों में देखें, अभी हम पिछले 10 सालों को इसमें हटा देते हैं, तो उस टाइम पे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई बात करता था तो उसमें हमें बहुत ही कम रेशियो ऐसा होता था जो देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 10 सालों में और पर्टिकुलरली पेंडेमिक की बात अगर हम देखें तो लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके एक अवेयरनेस आ गई है। Yes. जो हमने पिछले पेंडेमिक के बाद स्टॉक मार्केट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो स्टॉक मार्केट के नंबर ऑफ यूजर्स में भी हमने इजाफा देखा है, इनफ्लो में भी हमने इजाफा देखा है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके से देश में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी को पढ़ाई जाए, बिकॉज पैसा संभालना हर किसी को आना चाहिए, उसको संभालने से ज्यादा उसको अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए यूज करना, संभाल के यूज करना, मैनेज करना, वो किस तरीके की चीजें होनी चाहिए और किस तरीके की चीजें पास्ट में हुई हैं, पिछले 75 सालों को हटाया जाए पिछले 10 सालों में। So very important point here also. In fact, let us divide and understand all these things in three different parts. So first is banking and financial services, जहाँ पे Reserve Bank of India ने, if you see the separate handle RBI says करके, they have done lot of work on increasing the financial literacy, understanding of financials by आम जनता, and which has worked. अभी लोगों को बैंक के बारे में, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है. दे अंडरस्टैंड हाउ टू डिपॉजिट मनी, वे टू डिपॉजिट मनी. दे हैव सीन सर्टेन बैंक्स फेसिंग चैलेंज गेटिंग मर्ज्ड, तो उनका इंश्योरेंस इज अप टू 5 lakh rupees only. So now people have understood that I should have FDR of, let's say, 5 lakh rupees in 3-4 different names, different banks, so that if anything goes wrong I am still safe. तो इस टाइप से सिमिलरली अगर हम लोन्स एंड एडवांसेस देखेंगे तो देयर इज ए राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. आई विल कॉल देम न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. देयर इज ए राइज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. देयर इज राइज ऑफ फिनटेक कंपनीज. नाउ व्हाट हैज हैपेंड बाय दिस, अपन डिपॉजिट की जगह पे लोन पे अगर एक मिनट के लिए समझना चाहते हैं तो नाउ कस्टमर नीड नॉट टू गो टू 20 प्लेसेस, नीड नॉट टू गो टू द बैंक 20 टाइम्स फॉर ए लोन. अगर उसको कोई 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए का लोन लेना है, everything can be done digitally, and people have understood this. How this literacy has been achieved is by way of mobile phone. So आपके मोबाइल फोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, and on the back end there is a India stack. India stack का मतलब ये है कि अगर आपका डिजी लॉकर है, अगर आपका ऑनलाइन KYC वेरिफिकेशन हो सकता है, तो your KYC verification, your bank statement, your ITR, your GST can be fetched by any of these banking and NBFCs or banks digitally. तो आप बैठे बैठे 10 से 15 मिनट में लोन ले सकते हैं. इट इज सो फास्ट. और जितने भी लोग ले रहे हैं दे अंडरस्टूड दिस कि हाँ मैं ले सकता हूँ. तो दिस हैज इंक्रीज देयर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. सिमिलरली हमने एक और ट्रेंड देखा है. If you really look at it, lot of people, I mean say crores of people buying mobile phone on loan, and which is like without any hassle. They just go, they buy the phone, they do some application and loan happens. So that way the awareness has increased from, I will say, if I say regulator as an RBI as a regulator, तो banking services के बारे में, ATM, online banking, digital, so everything has happened. Similarly, like I said earlier, पेटीएम या गूगल पे या अमेजन पे जो भी पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू पेमेंट्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली. सेकंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. नाउ स्टॉक मार्केट में आल्सो 15 crore डीमैट अकाउंट, राइट? इट्स ए ह्यूज नंबर बाय दैट मींस. सो मोर एंड मोर पीपल आर लेट्स से पार्टिसिपेटिंग, और उसमें भी ऑनलाइन platforms are growing faster than the traditional platform, which means again people are able to read, get information, get informed decision through various digital channels and take a decision on the investment. If you see, SEBI is looking at reducing the SIP size to 250 rupees. They call it sachet. So effectively anybody and everybody should be able to invest at a smallest amount for mutual fund SIP also.
Mutual Fund Association, MFI, they have run this campaign, I think last 10 years, especially we have seen during cricket matches, mutual fund सही है. So those kind of things are happening now, जहाँ पे लोग participate कर रहे हैं. RBI ने एक और इनिशिएटिव लिया है, जो RBI के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, या कॉर्पोरेट बॉन्ड है, NCD है, उसमें भी the ticket size is 10,000 rupees and people can invest. So if an NBFC company is coming out with NCD and they want to issue that NCD to public, it can be done and public can participate even small amount of 10,000 rupees. जो NBFC के NCDs होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से ज्यादा होता है, तो वो करीब 10 से 12% की रिटर्न देते हैं, और दे आर आल्सो क्वाइट सेफ एंड सिक्योर. उसके अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स बोलते हैं, OBPP, करीब 10 से 12 एक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं. सो पीपल कैन इन्वेस्ट एंड अर्न 11-12% टाइप ऑफ रिटर्न्स. तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जा रही है कि हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस भी ऑनलाइन बाय कर सकता हूँ. आप देखेंगे तो ज्यादातर पिछले 10 साल में आपने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसके देखे, और आई वाज सरप्राइज कि जो अभी IPL मैच हुआ उसमें लोन कंपनीज के बहुत सारे ऐड थे. नॉर्मली लोन कंपनीज ऐड नहीं करती हैं, ओके, तो लोन कंपनीज ऐड करेंगे, आप हमसे लोन ले लो. सो दैट इज लाइक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मेरे को अभी ये मुझे पता है. RBI हैज गिवन क्लियर गाइडलाइंस कि आपको अभी एक टर्म होती है APR की, एनुअल परसेंटेज रेट, कि मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% है, लेकिन मैं उसे 4% फीस भी ले रहा हूँ, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 16% है. सो नाउ यू हैव टू डिस्क्लोज इट. तो इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं जो लोगों को जानकारी दे रही हैं. और जो अगर आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर लोग अपना रील्स डाल रहे हैं, छोटे छोटे पोस्ट डाल रहे हैं, हम भी डालते हैं, तो उससे लोगों को बढ़ावा मिलता है टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट इट. थर्ड थिंग हम बात करते हैं मान लीजिए इंश्योरेंस की, तो उसमें भी बहुत सारे डिस्क्लोजर हैं और वहां भी लोग अपना सर्विसेज दे रहे हैं. और स्टॉक मार्केट में खासतौर पे सेबी ने, आई विल से, बहुत रिमार्केबल काम करा है टू पुट रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रादर, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं जिन लोगों ने रिटेल पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश करी, खुद से ट्रेडिंग कर ली, ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को एक तरीके से फीस ले ली, लेकिन वो अपनी कॉल्स दे रहे थे और लॉस हो रहा था, तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई है. तो जैसे एनालिस्ट जी में भी क्या है, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, सिर्फ वही अपनी एडवाइस दे सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवाइस दे सकते हैं, हु आर रेगुलेटेड बाय सेबी. तो वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं. अब एक जो आपका मेन पॉइंट है वो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक यही रिफॉर्म है जो मेरे पर्सनल व्यू में नहीं हुआ है, जो लैक हो रहा है. अगर हम स्कूल में, कॉलेजेस में देखेंगे तो unless there is a professional courses like in large institution like IIM, और जहाँ पे वो कुछ आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बताते हैं, बट स्कूल कॉलेज लेवल पे वी हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स हैपनिंग जहाँ पे पीपल शुड लर्न अबाउट प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट, जहाँ पे दे शुड नो अबाउट इंश्योरेंस, दे शुड नो अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे शुड नो अबाउट सेबी, दे शुड नो स्टॉक मार्केट, NSE BSE, मान लीजिए NISM कोर्स है या NCFM है, वो सर्टिफिकेट लोगों को एजुकेट करना, ये मेरे ख्याल से काफी कम है. तो एजुकेशन सेक्टर इज द वन सेक्टर विच इज इन माय व्यू लैकिंग, जहां पे हमें बच्चों को इफ नॉट फ्रॉम फर्स्ट मे बी 5th या 6th से फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट करनी चाहिए. वी शुड बी मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड. आई विल से, जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं उसमें और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है. सो इवन टुडे अगर आप किसी से पूछेंगे व्हाट आर ऑप्शंस, या अगर आप पूछेंगे व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन, शायद फ्यूचर तो वो फिर बता देगा. आई एम वेरी श्योर 70-80% पीपल विल नॉट बी एबल टू टेल यू. तो उनको मालूम नहीं है कि पुट ऑप्शन क्या होता है. फिर वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं, तो जैसे कि ये स्टॉक मार्केट खराब है. सो आई थिंक एजुकेशन इज द ओनली सेक्टर जहां पे प्रैक्टिकल साइड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज लैकिंग. दैट शुड हैपन. राइट, ठीक है. तो हमने समझ लिया है कि किस तरीके से क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो ज़रूरी है, और एजुकेशन सेक्टर में भी अगर ये बहुत ही पहले से बच्चे को पढ़ा दिए जाए तो शायद से जो इंश्योरेंस जिस टाइम पे हम लेते हैं, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होते हैं जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं और पढ़ते नहीं हैं, और उसके अवॉइड करके हम नीचे सिग्नेचर, अपने ऑथराइज सिग्नेचर कर देते हैं, और बाद में जिस टाइम पे क्लेम लेने की बात आती है और हम कोई ना कोई क्लॉज को
भूल जाते हैं, और उसके बिहाफ पे हमारा जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे काफी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। उस टाइम पे बोला जाता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने बताया नहीं, बिकॉज उस टाइम पे हमारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें सारी की सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये सबसे मेन चीज है। सर आपके इसमें फॉलोअर एक चीज आपके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, छोटी सी बात है, खासतौर पे इंश्योरेंस जो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला है। जब भी इंश्योरेंस कराएं तो इंश्योरेंस एजेंट से, कंपनी से एक ही क्वेश्चन पूछिए, इसमें एक्सक्लूजन्स क्या है। तो एवरीबडी विल टेल यू व्हाट इज इंक्लूडेड, दे विल नॉट टेल यू व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। तो आप जब भी इंश्योरेंस कराएं किसी भी चीज का, चाहे वो व्हीकल का है, जनरल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, डू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्लूजन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माय पॉलिसी। अगर आपने वो पूछ लिया, नोट कर लिया, समझ लिया, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। राइट, ठीक है। तो एक्सक्लूजन पूछना ना भूलिए जब भी कोई पॉलिसी कराए, चाहे वो व्हीकल की हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, या आपका फोर व्हीलर हो, या किसी भी चीज का टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो एक्सक्लूजन का पता जरूर कर ले, ताकि आपको पता रहे कि कल के दिन अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। तो ये पता, ये याद रहेगा तो जहां जहां मिलने वाला है वो तो अक्सर सबको याद ही रहता है, लेकिन कहाँ नहीं मिलने वाला वो भी खासा याद रहेगा। सर आपके लिए एक सवाल आया है, मैं एक बार स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देती हूँ, आई होप यू कैन सी इट। प्लीज आस्क अबाउट द ऐप एनालिस्ट जी, ये ऐप क्या है एंड ट्रेडर्स को कैसे इसमें हेल्प मिल सकती है? So basically, NLG is a platform जहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एम्पैनल्ड हैं, ओनली सेबी रजिस्टर्ड। तो इट इज लाइक, अगर आप प्रैक्टो देखेंगे, प्रैक्टो में एक तरफ डॉक्टर्स हैं और दूसरी तरफ एनीबडी कैन कनेक्ट विद दोस डॉक्टर्स। सिमिलर वे यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, एंड जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन कॉल दोस experts and ask their queries. They can ask them what is your view on any stock or index, whether to buy, sell, hold, and those experts, based on their expertise, whether technical or fundamental or sector specific, they will answer them. So I think this is the platform. जी, ठीक है। सर अगर हम पॉइंटर्स में बात करें तो आखिरी के क्या पॉइंटर्स होंगे कि आने वाली सरकार को वो चीजें करनी चाहिए, ये जनता की मांग है? ओके, सो आई थिंक देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट, अगर हम ऐसे जनता की मांग की बात करेंगे तो। बट सबसे पहला एक जो क्रूशियल हम बात पॉइंट करेंगे, है, क्रूशियल में मांग तो क्रूशियल, बहुत होती जहाँ है, पे, बट क्रूशियल। हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विच आई विल से, और बीच में आपकी डिस्कशन में पॉइंट आया भी था, द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द मिडिल क्लास। सो आई थिंक पिछले कई सालों से, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10 years, 10 साल से हमने इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को कोई मेजर रिबेट या कंसेशन नहीं देखा है। सो दिस इज, एंड स्पेशली बिजनेसमैन शायद फिर भी कुछ सेविंग कर पाता है, बट जो एम्प्लॉयमेंट में है उनका तो डायरेक्ट टीडीएस कट जाता है। तो considering how inflation has been, considering how in last 10-15 years cost of living has gone up, how, so अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो जो इनकम टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब है कि हाउ स्मूथ यू कैन मेक देम, बिकॉज अशोक सर, देयर इज अ नेटवर्क ग्लिच फ्रॉम योर एंड। पेंडिंग है। सो दिस रिफॉर्म शुड हैपन, जहां पे आई विल से मिडिल क्लास को एक मेजर रिलीफ की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आई थिंक दिस कैन बी आल्सो अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग और कटिंग डाउन सब्सिडीज ऑन फ्यू थिंग्स। ये एक मेरे व्यू से मेजर पॉइंट है। दूसरा मेजर पॉइंट है स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन। नाउ इफ यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, और एक ये बहुत वायरल हुआ था वीडियो जो किसी ने माननीय निर्मला जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, सीतारमन जी, उनसे निर्मला पूछा था, उनको सीतारमन। बोला था कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग ए ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई। जब आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्रोकरेज है, उसके ऊपर जीएसटी है, एसटीटी है, एक्सचेंज का टर्नओवर टैक्स है, सेबी का टर्नओवर टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी। सो द कॉस्ट ऑफ डूइंग ए ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट इज वेरी हाई। तो वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको कम करना जरूरी है। उसके साथ साथ में मे बी रीलुक एट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, and give lot of concession on that, so that people create that habit of no saving. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेशन लेट अस से जीरो है, तो देन यू आर मोर इंक्लाइंड टू सेव मनी, राइट। तो आई थिंक ये दो मेजर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड रिफॉर्म है जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। और बिकॉज ये जनरल पब्लिक के फीडबैक से मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिकॉज
sometimes you are not able to control the inflation. So if I say inflation नहीं होना चाहिए, it cannot happen because it gets driven by international factors also, जैसे हमने crude oil की बात करी. तो if the government does these two things, that will be very helpful. और economic growth will happen. Let's say government से जो हम ask या demand बोलते हैं, that is on infra. If the investment spending on infra continues the way it was, अगर गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करती रहेगी रोड्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप पे, तो दैट विल ऑटोमेटिकली ग्रो द इकोनॉमी. तो उससे बहुत सारी चीज लिंक्ड है डिफेंस सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी. आई थिंक दीज आर द टू डिमांड्स आई कैन से फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड मिडिल क्लास व्हिच वी कैन आस्क गवर्नमेंट टू डू एंड व्हेन दे कम आउट विद द बजट इन जुलाई. जी ठीक है, बहुत सारी जानकारी मैंने ले ली है, बहुत सारे रेजोल्यूशन क्या क्या हम अपना सकते हैं अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए, और क्या क्या रिफॉर्म्स पिछले 75 सालों में और पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिले हैं अपने देश के अंदर. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गिविंग अस वैल्यूएबल इनसाइट्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद. थैंक यू. तो ये थे अशोक मित्तल जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस टाइम पे किन चीजों पे फाइनेंशियल सेक्टर पे स्पेसिफिकली हम बात करें, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरीके से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, और आने वाले टाइम पे क्या क्या सरकार को ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्या क्या इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है एज एन इंडिविजुअल, और जिसके ऊपर काम होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी जाए, चाहे वो इस टाइम पे पर कैपिटा इनकम की हो, या तो फिर आपको बात करनी हो इन्फ्लेशन को बीट करने की. वो सारी की सारी जानकारी ले ली है. इसी तरह की जानकारियों के साथ हम अलग अलग एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आपके फायदे की बात कि इस टाइम पे व्यूअर्स को किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कितनी ज्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही साथ हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में. कल जो नतीजे आए हैं उससे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम पे, और साथ ही साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले कुछ टाइम में और पिछले 75 सालों में. हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम नारायण जी. नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में.